हेलो क्लास, मैं पूजा विद्या क्रिएटर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूँ। क्लास, आज हम लोग एक नए चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की है पिछले चैप्टर्स पे वो समाज था, और समाज के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से जान लिया कि समाज क्या है, समाज कैसे बनता है, समाज की विशेषताएं क्या हैं। अन्य थिंकर्स जो भी हैं हम लोगों ने जिनके बारे में भी पढ़ा था, उन्होंने समाज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया है, और बाद में हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि समाज कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग आदिम समाज, जनजातीय समाज, कृषक समाज और औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, इन सब पे हम लोगों ने एक विस्तृत चर्चा की थी। तो इन सब के बारे में तो आप लोग डिटेल जान गए हैं, लेकिन एक चीज़ और बतानी थी क्लास, कि जब मैं आप लोगों को जनजातीय समाज बता रही थी तो मैंने जब बताया कि इन लोग के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किसी ने किया, बहिष्कृत जाति शब्द का प्रयोग किसने किया, या फिर नेशनल पार्क की अवधारणा किसने इसके लिए प्रयोग की, तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि दलित जाति शब्द का प्रयोग आर्य समाज ने इन लोगों के लिए किया है। लेकिन वो एक गलत इन्फॉर्मेशन थी क्लास। आप लोग अगर उसे नोट डाउन कर लिए हैं तो वहाँ पे आप लोग एसटी की जगह एससी लिख लीजिए, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए दलित जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि एससी वर्ग के लिए किया गया था, जो कि शूद्र वर्ण में आते हैं या निम्न जाति में आते हैं। क्यों ऐसा है, हम दलित जो है एसटी को क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि कभी भी कोई भी दलित या शोषित तब होगा जब उनके ऊपर कोई शासन करे। लेकिन जब हमें पता है कि जनजातीय समुदाय जो है अपने को किसी के संपर्क में लाती ही नहीं है, या फिर कोई भी उनके संपर्क में जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं, उस संपर्क में नहीं आने देते हैं, उन्हें घुलना मिलना पसंद नहीं है, वो अपनी संस्कृति को बचा के और सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, तो फिर कोई उन पे शासन करेगा नहीं, वो शोषित होंगे नहीं तो दलित भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये एससी शब्द एससी के लिए ये प्रयोग किया गया था, दलित जाति, एसटी के लिए नहीं। ठीक है, अब हम लोग नए चैप्टर समुदाय पे चर्चा करते हैं। पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया था कि हम लोग पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, मूल अवधारणा पे चर्चा करेंगे, तो समाज के बाद हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वो है समुदाय। ठीक, अब चलिए हम लोग समुदाय की चर्चा करते हैं कि समुदाय है क्या। तो समुदाय जो है एक क्षेत्रीय अवधारणा है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कुछ व्यक्तियों का समूह रहता है और वहाँ पे वो अपनी सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, अपने सारी आवश्यकताओं की वहाँ पे पूर्ति करते हैं। तो एक ऐसे क्षेत्र को हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, समुदाय मतलब कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो एक क्षेत्र विशेष में रहता है और सामान्य जीवन निर्वाह करता है, सामान्य जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम समुदाय कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? तो इस समुदाय में जो है गांव भी आता है, कस्बा भी आता है, नगर भी आता है, महानगर भी आता है, राज्य भी आता है और देश भी आता है। ठीक है, ये सब जो है समुदाय के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बात मेंशन भी की है कि समुदाय में क्या क्या आता है। तो समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है। ठीक है, क्षेत्रीय अवधारणा है जिसमें लोग एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? जनजाति, गांव, कस्बा, शहर, महानगर, देश आदि। ठीक है, ये सब समुदाय के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। जो समुदाय की विशेषता है उसको ये फुलफिल करते हैं। ठीक, तो इसलिए इनको हम समुदाय के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं समुदाय के शाब्दिक अर्थ को लेते हैं कि समुदाय जो है कैसे बना है। तो समुदाय जो है दो शब्दों से मिलकर बना है।
समुदाय अंग्रेजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है कॉम और दूसरा है म्यूनिस। ठीक, कॉम का अर्थ है टुगेदर, कॉम का अर्थ है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ है सर्विस। ठीक, टुगेदर का अर्थ है साथ साथ, टुगेदर का अर्थ है साथ साथ और सर्विस का अर्थ है सेवा करना, यानी कि साथ साथ मिलकर सेवा करना ही कम्युनिटी का मीनिंग है। तो क्या जब दो लोग मिलके साथ साथ सेवा करेंगे या फिर कोई भी साथ साथ मिलकर काम करना, मतलब साथ साथ मिलकर काम करना, ठीक है, तो क्या जब दो लोग मिलके साथ साथ कोई काम करेंगे तो हम उसको समुदाय कहेंगे? जब दो लोग मिलके काम कर रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो क्या हम उसको समुदाय कहेंगे? नहीं, हम उसे समुदाय नहीं कहेंगे, क्योंकि उसको समाजशास्त्र समुदाय नहीं कहेगा। हम लोग पढ़े तो समाजशास्त्री है ना, तो जब समाजशास्त्र उसको समुदाय नहीं कहेगा तो हम भी नहीं कहेंगे। तो फिर हम समुदाय कहेंगे किसे, किसको कहेंगे कि ये समुदाय है? तो समुदाय हम उसे कहेंगे जहाँ पे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह हो जो एक निश्चित क्षेत्रफल पे रहते हों और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हों, तो हम उसको समुदाय कह सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्या है। अब देखिए, हम लोग जो है समुदाय को समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को देखेंगे और उस परिभाषा के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि समुदाय क्या है। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है कि समुदाय की विशेषता से, ठीक है, कि समुदाय मतलब दे दिया रहेगा आपको 3-4 विशेषताएं और फिर पूछेगा कि इसमें से कौन से समुदाय की विशेषता है और कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे जब आपको विशेषता पता रहेगा, ठीक। फिर क्वेश्चन बनता है समुदाय और समाज में अंतर को लेके, तो वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें विशेषता पता रहेगी। जैसे कि हम समाज की कुछ विशेषताएं आप लोग को बताए थे पिछले लेक्चर में, तो वैसे ही समुदाय का भी बताएंगे। तो समाज और समुदाय में अंतर का करके क्वेश्चन पूछता है, अंतर भी हम तभी बता पाएंगे जब हमें विशेषता दोनों का पता होगा। तीसरे तरीके का क्वेश्चन कौन सा होता है? तो तीसरा क्वेश्चन जो होता है परिभाषा से होता है कि ये परिभाषा किसकी है, ठीक। पूरी परिभाषा आ जाए तो वो किसकी है, और नहीं तो इसी परिभाषा में से कुछ शब्दों को उठा लिया जाता है और फिर क्वेश्चन बनता है कि ये शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे? ये सारे क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब हम इन परिभाषाओं को ध्यान से देखें, ठीक है। और जो भी जहाँ भी मैं मार्क करूँगी और गोला बनाऊँगी उस चीज़ को आप लोग नोटिस करते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं मैं वहीं पे ये मार्क करूँगी। तो कुछ जो है शब्द जब पकड़ के और पूछे जाते हैं कि किसके हैं, ये तो आप तभी बता पाएंगे जब परिभाषा याद होगी। और रही बात विशेषता की कि चलिए ठीक है आपको विशेषता नहीं याद है, लेकिन जब परिभाषा आप समझ लिए तो फिर आपको विशेषता ऐसे ही याद हो जाएगी और विशेषता ऐसे ही आप जान जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं परिभाषा की। तो सबसे पहले परिभाषा है मैकायरम पेज की, ठीक है। ये अपनी पुस्तक सोसाइटी में ये परिभाषा दी है, ठीक। क्योंकि बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सोसाइटी किसकी बुक है। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, जब किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि वे किसी एक प्रकार के हित में किसी एक प्रकार के हित में भागीदार ना होकर
सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। क्या क्या चीजें आई कि कोई एक समूह होना चाहिए व्यक्तियों का, चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, चाहे वो समूह छोटा हो या बड़ा हो। ठीक, उसके बाद से क्या आता है कि उस समूह में लोग जो साथ साथ रह रहे हैं उनका कोई एक हित ना हो, मतलब उनका जो हित हो वो एक प्रकार का हो, ठीक है, लेकिन एक ना हो। समझ रुकिए, हम आप लोगों को बताते हैं क्योंकि यहाँ परिभाषा कुछ गलत टाइप हो गया है। देखिए, एक हित ना हो उस ग्रुप का, बल्कि जो भी हित हो, मतलब बहुत सारे सामान्य हित हो उनके पास और वो उन सारे सामान्य हित में भागीदार हों। ठीक, आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो यानी कि एक समूह हो, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो एक क्षेत्र में रहता हो और वो किसी एक हित के लिए साथ में न रहते हो, बल्कि सामान्य हित के लिए, मतलब सबका उद्देश्य सामान्य है। ठीक, और बहुत सारे हैं, कोई एक विशेष हित के लिए नहीं बना है। जैसे कि समिति और संस्था जो बनते हैं तो वो किसी एक हित के लिए बनते हैं, लेकिन जो समुदाय होता है उसका कोई एक हित या एक उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि वो मल्टीपल उद्देश्य के लिए बने होते हैं, व्यापक उद्देश्य होता है उसका। और फिर वो भागीदार होकर सामान्य जीवन, ठीक, यानी कि सबकी दिनचर्या, जीवन शैली, रहन सहन सब एक जैसा होता हो। ठीक, और आधारभूत दशाओं में, आधारभूत दशा का मतलब कि सामान्य जीवन के निर्वाह के लिए जो भी आधारभूत दशाओं को, यानी जो भी आवश्यकताओं की जरूरत हो उन सब में वो भाग लेते हैं, तो हम उसे समुदाय कहते हैं। आधारभूत दशा क्या हो जाएगी, जैसे कि आप किसी समुदाय में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है कि आपको पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, घर की भी व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में व्यवस्था भी रहनी चाहिए। जो भी शादी विवाह, संस्कार, पढ़ाई लिखाई, जितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं वो सब कुछ वहाँ पे फुलफिल हो रही हो, तभी इसी को तो हम आधारभूत दशा कहेंगे ना। अगर सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दे दिया जाए आपको तो क्या आप जिंदगी जी लेंगे? नहीं भाई, आपको समुदाय चाहिए, आपको समाज चाहिए, आपको समिति चाहिए, आपको संस्था चाहिए, तभी तो जीवन के बाकी सारे उद्देश्य पूरा होंगे। आप इतना तो हम किसी जो है जीव को दे दें, जो जानवर को भी, कि उसको जो है ठंडी गर्मी के लिए हम कपड़े दे दें, खाने के लिए दे दें और एक छोटा सा घर बना दें तो वो भी रह लेगा। लेकिन मानव ऐसे नहीं रह सकता है। मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और मानव सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए समुदाय की जरूरत पड़ती है। और मैं क्या बताते हैं कि कोई भी छोटा या बड़ा समूह जिसमें सभी सदस्य साथ साथ रहते हैं, जो किसी एक हित में भागीदार ना होकर सामान्य जीवन की आधारभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। आई थिंक आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। तो इसको हम समुदाय कहते हैं। अब हम याद कैसे करेंगे? छोटे बड़े समूह, ये शब्द आ जाएगा किसी परिभाषा में। परिभाषा दिया है, अब पूछ रहा है कि ये किसका है। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, ठीक, आपको लगाना है ABCD में से। लेकिन जैसे ही दिख रहा है कि किसी छोटे बड़े समूह, तो फिर आप किसको लगा देंगे? मैकलम पेज को लगा देंगे, ठीक। आधारभूत दशा, ये शब्द आ गया, किसको लगाएंगे? मैकलम पेज को लगाएंगे। पूरी परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप शब्दों को पकड़िए और फिर जैसे ही ये शब्द मिले परिभाषा में, मतलब कि मैकलम पेज का है, ठीक। अब चलिए आते हैं हम किंग्सले डेविस की परिभाषा पे। तो किंग्सले डेविस अपनी परिभाषा में क्या कहते हैं? तो किंग्सले डेविस कहते हैं समुदाय सबसे छोटा, समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है
क्षेत्रीय समूह जिसके अंतर्गत सामान्य जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। समस्त पक्ष या समस्त पहलू, जो भी शब्द का प्रयोग किया रहेगा, समस्त पक्ष या समस्त पहलू, वो जो है दोनों ही, अगर ये शब्द आए तो ये शब्द आए तो परिभाषा किंग्सले डेविस की ही रहेगी। अब देखिए इन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। क्षेत्रीय समूह, ठीक, और सामान्य जीवन। तो ये क्षेत्रीय अवधारणा है तो क्षेत्रीय समूह तो रहेगा ही। तो देखिए इसमें क्षेत्र भी बता रहे हैं, समूह का मतलब व्यक्ति भी बता रहे हैं, व्यक्तियों से ही तो समूह बनेगा। तो यानी कि क्षेत्र भी बता रहे हैं कि क्षेत्र भी होना चाहिए और व्यक्तियों का समूह भी होना चाहिए। वो सब जो है एक सामान्य जीवन भी जीते हों और जहाँ पे जीवन के समस्त पक्ष आ जाते हैं। अब इनकी परिभाषा हम कैसे याद करेंगे? जब भी परिभाषा में जीवन के समस्त पक्ष आ जाए या समस्त पहलू आ जाए, ठीक है, समस्त पक्ष आ जाए या समस्त पहलू आ जाए, आप किसको टिक करेंगे? किंग्सले डेविस को टिक करेंगे, ठीक है। ये चूंकि किंग लिखा है ना, राजा है, तो फिर जीवन के समस्त पक्षों की बात करेंगे ही, क्योंकि राजा का काम है ना कि वो पब्लिक के जीवन के मतलब समस्त पक्षों का ध्यान रखे। तो इस तरीके से रिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। देवी से भी याद कर सकते हैं कि देवी जो है वो सबके मतलब सबके जीवन का ध्यान रखती है। जो मतलब एक जो हमारी प्रजा है, जो हमारी संतानें हैं देवी की, वो उनके जीवन के समस्त पक्षों का ध्यान रखती है कि कहीं पे भी उन्हें कोई कमी ना हो, ठीक, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हैं। लेकिन समस्त पक्ष जैसे ही आएगा ये किंग्सले डेविस का हो जाएगा, ठीक। अब आइए गिन्सबर्ग। देखिए गिन्सबर्ग लिखा है, इसे जिन्सबर्ग भी आएगा तब भी यही रहेंगे और गिन्सबर्ग लिख के आएगा तब भी यही रहेंगे, ठीक है, दोनों शब्द मिलते हैं। अब इनकी परिभाषा में क्या है कि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले, रुकिए पहले मिटाते हैं, सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह, ठीक, का नाम ही समुदाय है। सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले सामाजिक प्राणियों के समूह का नाम ही समुदाय है। अब देखिए इसमें भी फिर ये शब्द बोल रहे हैं सामान्य जीवन, फिर बोल रहे हैं प्राणियों का समूह यानी कि व्यक्तियों का समूह। तो यानी कि व्यक्तियों का समूह भी जरूरी है और वो व्यक्ति जो है सामान्य जीवन वहाँ पे निर्वाह कर रहे हो, सामान्य जीवन जी रहे हों, उनमें विभेदीकरण ना पाई जा रही हो। जो उनका सामान्य जीवन है उसमें विभेदीकरण नहीं होता है बल्कि लगभग एक जैसा होता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे सामाजिक प्राणियों के समूह। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? गिन्सबर्ग या जिन्सबर्ग इनकी परिभाषा आ जाए तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे ही सामाजिक प्राणियों की समूह शब्द का प्रयोग होगा हम तुरंत जान जाएंगे कि ये गिन्सबर्ग का है। देखिए इसको तो मैंने याद किया है बर्गर करके, ठीक है। बर्गर कौन खाता है? सामाजिक प्राणियों का समूह ही खाता है, हम ही लोग तो खरीद के खाते हैं ना, तो बर्गर सामान्य लोग खाते हैं। और अगर जींस वर्ग से करें तो जींस कौन पहनता है? तो सामाजिक प्राणी पहनते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये परिभाषा भी याद हो जाती है। अब आगे चलते हैं, हम लोग अगली परिभाषा पे चर्चा करते हैं। बोगार्डस, ठीक। देखिए बोगार्डस से भी क्वेश्चन बनता है, हम जो भी ले आए हैं ना वहाँ से क्वेश्चन बनता है। शब्दों को पकड़ते जाइएगा कि किंग्सले डेविस आएंगे तो जीवन के समस्त पक्ष का हमें याद रखना है कि जीवन के समस्त पक्ष होंगे, जैसे तुरंत ही हम उसमें किंग्सले डेविस लगा देंगे। अगर हमारे पास शब्द आता है सामाजिक प्राणियों का समूह तो हम किसको लगा देंगे? हम तुरंत जिन्सबर्ग को लगा देंगे। अगर आता है उसमें छोटे बड़े समूह तो हम किसे लगाएंगे? मैकलपेज को लगाएंगे, ठीक। अब हम आते हैं बोगार्डस पे चर्चा करते हैं। एक ऐसा सामाजिक समूह
एक ऐसा सामाजिक समूह, देखिए समूह की बात ये भी कर रहे हैं, सामाजिक समूह मतलब व्यक्तियों का समूह, ठीक, व्यक्तियों का समूह। एक ऐसा सामाजिक समूह जिनमें कुछ अंशों तक हम की भावना, ठीक, पाई जाती है, जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है, उसे हम समुदाय कहते हैं। बार बार आप लोग को व्यक्तियों का समूह, निश्चित क्षेत्र और सामान्य जीवन ये हर जगह मिल रहा है, क्योंकि ये मेन विशेषता है, ठीक है, समुदाय की। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। बोगार्डस की परिभाषा को देखिए, मीनिंग तो वही निकलेगी, व्यक्तियों का समूह रहेगा और एक निश्चित क्षेत्र में रहेंगे, सामान्य जीवन जिएंगे। लेकिन बोगार्डस की परिभाषा में एक चीज़ स्पेशल है, जहाँ से हम शब्द को पकड़ के इसे याद कर सकते हैं, तो वो क्या है, हम की भावना। समुदाय के परिभाषा में जैसे ही हम की भावना शब्द आए तो आप क्या लगा देंगे, किसकी परिभाषा है, ये परिभाषा बोगार्डस की। ये कैसे याद करेंगे, तो देखिए मैंने इसको गार्ड के तरीके से याद किया है। जो गार्ड होते हैं ना, किसी भी गेट पे, कॉलोनी पे बैठते हैं, तो चूंकि जिस कॉलोनी के गेट पे बैठते हैं उस कॉलोनी के से और उस कॉलोनी के लोगों से उनके मन में जो है हम की भावना आ जाती है। तो इस तरीके से समुदाय की परिभाषा में जब कुछ अंशों तक हम की भावना शब्द आए तो उसको हम बोगार्डस की परिभाषा टिक कर देंगे। तो ये अब ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि समुदाय के लिए हम की भावना, समुदाय के लिए हम की भावना विशेषता किसने बताया है, या समुदाय के लिए हम की भावना शब्द का प्रयोग किसने किया है, कौन किया है, गार्ड ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि वो कॉलोनी की सुरक्षा करता है, यानी कि बोगार्डस, ठीक। अब बात करते हैं आगबर्न एवं नीमकॉफ की, कि आगबर्न और नीमकॉफ क्या बताते हैं। तो ये कहते हैं कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। देखिए समुदाय क्या है, समुदाय है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक। हम जहाँ इस समय जहाँ भी आप किसी गांव में, नगर में, कस्बे में, ज़िले में, राज्य में, प्रदेश में, देश में, जहाँ भी रह रहे हैं आप किसी समुदाय में रह रहे हैं। तो आप जब जहाँ भी हैं वो समुदाय है, तो यानी कि अभी आप जहाँ हैं वहाँ आपका जो पड़ोस है वो भी आपका समुदाय है। क्यों, क्योंकि पड़ोसी से हम की भावना तो रहती ही है, हम की भावना भी रहती है, व्यक्तियों का समूह भी होता है, उसका एक क्षेत्रफल भी होता है, और हम सब एक सामान्य जीवन भी व्यतीत करते हैं, है ना। तो फिर पड़ोस भी समुदाय हो गया। और जब हम ही अपने पड़ोस से निकल के और किसी दूसरे हम मोहल्ले में जाते हैं तो इस मोहल्ले को क्या कहते हैं, हमारा मोहल्ला, हम की भावना आ जाती है ना। अगर हम पूरा वो शहर ही छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो फिर हम अपने शहर की चर्चा करते हैं तो कहते हैं हमारा शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लेके कि हमारा ये, मतलब जो भी आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, बस्ती, बलिया, गोरखपुर, जहाँ भी रह रहे हैं, तो फिर आप उसमें हम की भावना जोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फीलिंग आ ही जाती है। लेकिन जब आप जब जाते हैं अमेरिका में, आप अमेरिका गए तो वहाँ पे भारत के लिए क्या कहेंगे, हमारा देश, यानी कि फिर हमें विश्व स्तर पे भी हमको हम की भावना हमारे लिए आ गई, अपने समुदाय के लिए। किस समुदाय के लिए, भारतीय समुदाय के लिए, ठीक। तो बोगार्डस कहते हैं, नहीं, आगबर्न नीमकॉफ कहते हैं कि समुदाय का विचार पड़ोस से प्रारंभ होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। तो जैसे ही आएगा पड़ोस से और संपूर्ण विश्व तक, आप तुरंत क्या लगाएंगे, आगबर्न नीमकॉफ लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे याद कर लेंगे, मान लीजिए ये देखिए, ये भी आग है, इसका मतलब भी आग है, इसका मतलब भी आग है,
मतलब ये आग है और ये बर्न का मतलब जल जाना। आग से जब हम जल जाते हैं, इसे ऐसे याद कर लीजिए, जब हम आग से जल जाते हैं तो फिर हम पड़ोस से लेके और फिर संपूर्ण विश्व तक, मतलब जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ तक हेल्प मांगने भागते हैं। तो जब तक जीवित रहते तब तक हम कोशिश करते हैं कि कोई हमें बचा ले। तो इस तरीके से आगमन निमकॉफ को भी आप याद कर सकते हैं। अब आता है चौथा कि आगमन निमकॉफ का ही है, ये बोलते हैं समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ये भी पूछता है कि संपूर्ण संगठन शब्द का प्रयोग किसने किया है समुदाय के लिए, तो ये आगमन निमकॉफ करते हैं। ठीक है, फिर ये बताते हैं समुदाय व्यक्ति के लिए साधन एवं साध्य दोनों होता है। ठीक, साधन एवं साध्य दोनों होता है। तो ये भी प्रयोग किसने किया है, तो ये भी आगमन निमकॉफ ने किया है। तो जब संपूर्ण संगठन आए तब, पड़ोस से संपूर्ण विश्व तक आए तब, या साध्य और साधन शब्द आए तब, आपको आंसर क्या लगाना है, आगमन निमकॉफ। ठीक, आगमन निमकॉफ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ आते हैं। अब देखिए आप लोग जो है परिभाषा तो देख लिए, और परिभाषा में मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे आप याद करेंगे। तो जो छोटे बड़े समूह शब्द आएगा तब आप मैकाम पेज को लगाएंगे। जब जीवन का समस्त पक्ष या समस्त पहलू आएगा तो आप लोग किंग्सले डेविस लगाएंगे। जब संपूर्ण संगठन शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा तो आगमन निमकॉफ लगाएंगे। जब जो है हम की भावना शब्द का प्रयोग हुआ रहेगा तो आप लोग बोगार्डस लगाएंगे। इसके अलावा मैकाम पेज की एक और परिभाषा है जिसमें वो सामाजिक संबद्धता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ परिभाषा लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं कितना परिभाषा लेके आती, जब मैं क्वेश्चन आप लोग को कराऊंगी तो फिर मैं तो सारे क्वेश्चन ही कराऊंगी, तो वहाँ पे ये सारे सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो सामाजिक संबद्धता शब्द का प्रयोग वो अपनी उस परिभाषा में करते हैं। तो सामाजिक संबद्धता शब्द आएगा तो भी हम मैकाम पेज लगाते हैं। ठीक है, साधन साध्य शब्द आएगा तो आगमन निमकॉफ का लगाएंगे। पड़ोस से संपूर्ण विश्व तक का आएगा तो हम आगमन निमकॉफ को लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आप लोग को परिभाषा की विशेषता। ठीक है, कि परिभाषा में कौन कौन से शब्द पकड़ेंगे और कैसे हम जानेंगे कि किसकी परिभाषा है, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं आवश्यक तत्वों पे। देखिए कुछ भी जो है, कोई भी टॉपिक होता है, कोई वस्तु होता है, वस्तु होती है या फिर कुछ भी कोई भी अवधारणा है, तो हर चीज़ का एक आवश्यक तत्व होते हैं कि अगर ये है तभी उसका नाम हम ये कहेंगे। जैसे कि मानव की बात करें तो मानव तभी तक कहलाएगा, या मनुष्य जो है वो जीवित तभी तक कहलाएगा जब तक उसकी सांसें चल रही हो। सांस चलना तो अनिवार्य है ना। किसी डेड बॉडी को तो हम कहेंगे नहीं कि नहीं ये जो है जीवित व्यक्ति है और ये हमारे संसार में योगदान दे रहा है, कोई भी कार्य करने में योगदान दे रहा है, ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सांस चलना बहुत जरूरी है, ये आवश्यक तत्व है। आप उसको सामाजिक प्राणी में नहीं गिन सकते हैं। अगर कोई किसी की डेथ हो गई है, डेड बॉडी है, तो आप उसको सामाजिक प्राणी नहीं कह सकते हैं। सांस चलना जरूरी है मानव होने के लिए। उसी तरीके से समुदाय के आवश्यक तत्व क्या हैं? ठीक, समुदाय में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि जरूरी है, जो रहेगा तभी हम कह सकते हैं कि ये समुदाय है। ठीक, तो हम बात करते हैं एक एक करके। तो पहला हम तब से आप लोगों को यही बता रहे हैं कि व्यक्तियों का समूह, समुदाय चूंकि एक मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा का मतलब कि हम इसको देख सकते हैं,
इसके पहले हम लोगों ने समाज में क्या पढ़ा कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है, हम उसे नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक समाज पढ़े थे तो हम लोग पढ़े थे कि एक समाज को देख सकते हैं क्योंकि वो मूर्त अवधारणा है। मूर्त क्यों था? क्योंकि वो व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना था। सेम ऐसे ही समुदाय चूंकि व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है तो इसलिए हम जो है इसको मूर्त अवधारणा कहते हैं, मतलब कि दिखाई देता है। तो बनता किससे है? व्यक्तियों के समूह से। अगर व्यक्तियों का समूह ना हो तो समुदाय का निर्माण नहीं हो पाएगा। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, जो दूसरा आवश्यक तत्व है कि इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। जैसे कि आप किसी भी गांव, कस्बे, नगर में रह रहे हों तो वहाँ एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा ना, गांव की एक सीमा होगी। आप लोग जिस शहर में रह रहे हैं उसकी कोई एक सीमा होगी, ऐसा तो है नहीं, पता ही नहीं है कहाँ तक फैला है, निश्चित सीमा होती है। तो यानी कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामुदायिक भावना, कि सामुदायिक भावना भी होनी चाहिए। सामुदायिक भावना में क्या आता है? सामुदायिक भावना में हम की भावना आती है, यानी कि वी फीलिंग, मतलब वहाँ के लोगों के लिए, उस समुदाय के लिए हमारे मन में हम की भावना हो। ठीक, फिर उत्तरदायित्व की भावना, कि हम उसके प्रति अपना कुछ कर्तव्य समझें और उसका निर्वहन भी करें। और फिर निर्भरता की भावना, कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए उस पर डिपेंड है। इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को। जैसे कि हम की भावना में आप लोग ऐसे देख सकते हैं कि आप जिस भी गांव में रह रहे हैं तो वहाँ पे मैच होता है, ठीक, किसी दूसरे गांव से। तो आप क्या ये चाहते हैं कि मेरा गांव हार जाए और कोई दूसरा जीत जाए? नहीं चाहते हैं ना। भले आप उसमें ना खेल रहे हो लेकिन आप चाहेंगे कि मेरा गांव ही जीते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो उसमें लड़के खेल रहे हैं उनसे आपकी नहीं बनती हो, लेकिन फिर भी यही होगा कि नहीं, वही हमारा ही गांव जीते, ट्रॉफी हमारे यहाँ ही आए। ये क्या है? ये हम की भावना है। ठीक है, और हम कभी भी इसकी मतलब असुरक्षित होने की कामना नहीं करेंगे कि नहीं ये नष्ट हो जाए या फिर इसके साथ कुछ बुरा हो। नहीं, हम हमेशा इसको सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी भावना जुड़ी है इससे। हमारी भावना क्यों जुड़ी है? क्योंकि हम जन्म से और जब तक जिंदा रहते हैं, जीवन पर्यंत हम इसी में रहते हैं। और जब आप किसी को इतना समय देते हैं, किसी के साथ सुबह से शाम तक रहते हैं, पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो फिर हम की भावना तो आ ही जाएगी ना। तो हम की भावना होती है। उत्तरदायित्व की भावना, मतलब कि वो तो हमें बहुत कुछ दे रहा है। समुदाय हमें क्या क्या दे रहा है? समुदाय हमें शिक्षा भी दे रहा है, समुदाय हमें खाने पीने को भी दे रहा है, समुदाय हमें सुरक्षा भी दे रहा है, समुदाय हमें मतलब हम की भावना भी दे रहा है, लगाव भी दे रहा है। तो ये सब कुछ अगर हमें समुदाय से मिल रहा है, आपको अपने गांव से चाहे अपने शहर से कोई एक दो चीज़ मिलती है, आपको जो भी मिल रहा है वहीं से तो मिल रहा है। आप जिस भी दुकान से खरीद रहे हैं कोई सामान, तो वो कहाँ है? आपके समुदाय में ही तो है। अगर आपके यहाँ कोई भी संस्कार हो रहा है, विवाह हो रहा है, कोई भी तीज त्योहार आप मना रहे हैं, किसके साथ मना रहे हैं? जो वहाँ पे लोग हैं उन्हीं के साथ तो मना रहे हैं। तो ये क्या है? जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी सारी ज़रूरतों की पूर्ति कौन कर रहा है? समुदाय कर रहा है। तो जब समुदाय हमारे लिए कर रहा है तो हमारी भी तो कुछ बनता है ना, हमारे भी तो कुछ फर्ज हैं कि हम इसको दें। तो हम कैसे देते हैं? हम अच्छे नागरिक बन के देते हैं, कोई टीचर बन के देता है, कोई व्यापारी बन के देता है, कोई अच्छा आचरण करके देता है। सोशल वर्क लोग करते हैं, जो सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी देते हैं, क्योंकि समाज में व्यवस्था तो बना के रखे हैं, वो कुछ इनकम तो कर रहे हैं, उससे सामान खरीद तो रहे हैं, पैसे का आवागमन तो बना हुआ है उनकी वजह से। तो सबकी कुछ उत्तरदायित्व होते हैं और उसको वो फुलफिल भी करते हैं। निर्भरता की भावना, सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना सारा काम खुद कर लेगा और उसे किसी
की भी आवश्यकता नहीं है और अपनी सारी ज़रूरतों को खुद पूरा कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी अपनी सारी ज़रूरतों को अकेले पूरा नहीं कर सकता, बल्कि हमें किसी न किसी पे डिपेंड होना पड़ता है। किसी पे नहीं, हमें बहुत लोगों पे डिपेंड होना पड़ता है। हमें कपड़ा के लिए किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है, यानी ये मत सोचिए कि सब तो पापा ही ला के देते हैं। नहीं भैया, पापा ला के कैसे दे देंगे? कपड़ा बनाएंगे क्या वो? जो भी मजदूर हैं, जो भी मिल है, जो भी पूंजीपति है, जो भी पैसा लगाया है, जो भी बैंक कर्ज दे रहा है, ये सब मिलते हैं तब तो एक कपड़ा का मिल बनेगा, तब तो आप तक बन के आएगा। बहुत सारी मशीनें लगेंगी। तो निर्भरता की भावना है, सब एक दूसरे पे डिपेंड है, चाहे हम कपड़े के लिए हो, खाने के लिए हो, पेन के लिए हो, कॉपी के लिए, जो भी चीज़ें, ठीक। तो निर्भरता की भावना भी होती है। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं किस पे? समुदाय की विशेषता, ठीक। अब हम समुदाय की विशेषता पर चर्चा कर लेते हैं। समुदाय की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहला जो मैं अभी तक आप लोगों को बता रही थी कि यह व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। बिना व्यक्तियों के समूह के कोई समुदाय बन ही नहीं सकता है। ये व्यक्तियों का समूह रहेगा, वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल पे रहेंगे, उनमें हम की भावना पाई जाएगी। ये तो सबसे मेन आवश्यक तत्व है, ये तो आप लोग को पता ही है। और फिर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ये भी मैं आप लोग को बता रही हूँ तब से कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है जहाँ पे वो रहते हैं, क्योंकि हम कहीं भी रहते हैं तो उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है। फिर सामुदायिक भावना, तो सामुदायिक भावना तो पाई ही जाती है। ये तो हम अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने राज्य के लिए, सबके लिए होता है। हमारे मन में भी फीलिंग होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में रहते हुए अगर आप जो है पश्चिम में रह रहे हैं, ठीक है, अगर आप पश्चिम में रह रहे हैं तो आप पूर्वांचल वालों को कह सकते हैं कि अरे वो ऐसे रहते हैं, ऐसे खाते हैं, उन लोगों का रहन सहन ऐसा है, उत्तर में जो रहते हैं वो ऐसे हैं, तो जो दक्षिण में बुंदेलखंड की तरफ रहते हैं वो ऐसे हैं। लेकिन जब आप ही दोनों, एक यहाँ से पश्चिम का लड़की या फिर यहाँ से एक पश्चिम का, ये दोनों लोग जब तमिलनाडु में मिलेंगे तो एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे कि जैसे लगेगा कि बस हम लोग अपने ही हैं, एक ही परिवार के ही सदस्य हैं। कि जैसे ही पता चलेगा कि ये भी यूपी से हैं और फिर हम भी यूपी से हैं, तो फिर दोनों जो है एक दूसरे से तुरंत घुल मिल जाएंगे और फिर क्या कहेंगे कि हम लोग यहाँ तो खाने पीने की व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी रहती हैं, वहाँ भी ये भी मिल जाता है, वो भी मिल जाता है, इन लोग के यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या खाएं, हम लोग पास तो बहुत वैरायटी होती है, इन लोग पास गिने चुने ही वैरायटी हैं। फिर क्या होगा? ये दोनों में ही हम की भावना आ जाएगी, दोनों में ही फीलिंग आ जाएगी और ये थर्ड पार्टी बन जाएगा। ऐसे ही जब ये दोनों और ये दोनों जाके अमेरिका में मिलेंगे तो फिर इन तीनों की एक पार्टी बन जाएगी कि हम सब भारतीय हैं, हमारे भारत में तो ऐसे, हमारे भारत में तो वैसे, अमेरिका में तो कुछ है ही नहीं वैसा जैसा कि हमारे भारत में होता है। तो ये भी फीलिंग आ ही जाती है, ठीक है, ये विशेषता है। अब हम चौथे की बात करते हैं, स्वतः विकास। तो समुदाय का विकास जो है ना स्वतः होता है, समुदाय का हम निर्माण नहीं करते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्रफल है और वहाँ पे कोई आके रहने लगा और कुछ लोग आए और रहने लगे, फिर धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया और वो अस्थायी रूप से वहाँ निवास करने लगे, एक निश्चित क्षेत्रफल पे भी रहने लगे, यानी कि व्यक्तियों का समूह भी है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी है। तो वहाँ पे जब वो रहने लगेंगे और क्या है उसका एक विशिष्ट नाम भी चलिए दे देते हैं, तो क्या हम उसको समुदाय कहेंगे?
नहीं, हम उसे समुदाय नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक चीज की कमी है। अब देखिए समुदाय कैसे बन जाएगा। वो लोग आए और इस क्षेत्रफल पे रहने लगे, ठीक है, व्यक्तियों का समूह भी है और जो है एक निश्चित क्षेत्रफल भी है। अब क्या होगा कि ये लोग जब साथ में रह रहे हैं तो एक लंबा समय व्यतीत होने के बाद, लंबा समय का मतलब बहुत लंबा नहीं, क्योंकि जब सब लोग रह ही रहे हैं तो कभी इसकी कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कभी इसको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, कभी इसको पड़ेगी, कभी इसको पड़ेगी, और सब जो है एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, ठीक। तो जब सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, हम की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। जब आपकी ज़रूरत पे कोई खड़ा हो रहा है, आप उसकी ज़रूरत पे खड़े हो रहे हैं, आप लोग साथ में रोज़ सुबह से शाम तक रह रहे हैं, तो फिर हम की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो जैसे ही ये भावना उत्पन्न होती है, समुदाय का विकास हो जाता है, ठीक। अब ये है कि यहाँ पे ये स्थायी रूप से लेकिन रहें, ऐसा नहीं है कि ये जो है कहीं से बाढ़ की वजह से कुछ लोग आए हैं और किसी क्षेत्रफल पे रह रहे हैं और जैसे ही उनके यहाँ स्थितियाँ सामान्य हुई और वो वापस चले गए, तो हम इसको समुदाय का नाम नहीं देंगे, फिर वो समुदाय नहीं होगा। भले ही उसमें जो है व्यक्तियों का समूह हो, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल हो और वो जो है मतलब उनमें कुछ अंशों में हम की भावना भी पाई जाने लगी, लेकिन अगर जो है इस मतलब ये स्वतः नहीं है बल्कि जानबूझ के किया गया है कि नहीं, यहाँ से लोगों को यहाँ लाया गया है, फिर उनको उस एरिया में रखा गया है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ये स्वतः विकास थोड़े ना है, ये तो जानबूझ के किया गया है ना। तो फिर हम उसको समुदाय नहीं कहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, तो हम इसको समुदाय कह सकते हैं, यानी कि समुदाय का विकास स्वतः होता है, ठीक। अब देखिए स्थायीपन, मैंने आप लोग को क्या बताया कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए ही, इसके अलावा स्थायीपन भी होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कुछ दिन रहे और फिर वहाँ से उठ के चले गए, उसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। वो अगर है तो बना रहे, मतलब उसमें स्थायीपन रहे। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश तो 1949 में रखा गया ना, उसके पहले तो इसका नाम संयुक्त प्रांत था, अवध प्रांत था, तो इसका नाम चेंज हो रहा था ना। उत्तर ये समुदाय तो वही बना हुआ था, नाम भले परिवर्तित हो रहा था, समुदाय तो समुदाय ही था। तो यानी कि स्थायीपन बना रहना चाहिए, ये नहीं कि वो ख़त्म हो रहा है, नहीं भैया, वो बना रहता है, परिवर्तन भले हो लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक। ऐसा नहीं कि ख़त्म ही नहीं होगा। मान लीजिए कि भूकंप, बाढ़, कोई ऐसी त्रासदी आ गई कि पूरा कोई प्रदेश ही ख़त्म हो गया, तो ख़त्म ही तो हो जाएगा ना। लेकिन नॉर्मली ये ख़त्म नहीं होता है। अपवाद के बारे में अध्ययन हम ऐसे ही नहीं करते हैं, तो कोई चीज़ ऐसा नहीं कह सकते कि परमानेंट है, लेकिन स्थायित्व तो होता है इसमें, ये बात कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी आपदा या कोई बड़ा कारण न बन जाए। विशिष्ट नाम, प्रत्येक समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। आपके गांव के पास, आपके गांव का भी नाम है, आपके शहर का भी नाम है, आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसका भी नाम है। जैसे कि आप बस्ती ज़िले में रहते हैं तो फिर आप किस प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं। इस तरीके से समुदाय का नाम जरूर होता है। दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, ये सब क्या है, नाम ही तो है। मूर्तता, मूर्तता का मतलब जिसे देखा जा सके, तो हम समुदाय को देख सकते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि अब जो है हम इस स्टेट में या फिर इस सिटी में एंट्री कर रहे हैं। हम फ़ोन पे बताते हैं ना कि हम इस सिटी में एंट्री कर रहे हैं, हम इस स्टेट में एंट्री कर रहे हैं। कैसे हम जान जाते हैं? क्योंकि हमें दिखाई देता है, एक उसकी बॉर्डर लाइन होती है, जैसे ही हम उसको क्रॉस करते हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं कि अगर ये गांव है और इससे हम जैसे ही सिटी में प्रवेश करेंगे तो उसके कुछ लक्षण होंगे, उसकी कुछ सीमाएँ होंगी, जिससे हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि ये
फला गांव या फला शहर या फला डिस्ट्रिक्ट या फला स्टेट शुरू हो गया। ठीक है, तो मूर्तता होती है। 8वां आता है व्यापक उद्देश्य। समुदाय का कोई एक दो उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि व्यापक होता है, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। चूंकि व्यक्ति जीवन पर्यंत इसी में रहता है, तो इसके उद्देश्य भी बहुत सारे होते हैं। ये समिति और संस्था की तरह किसी एक हित के लिए नहीं बनता है। इसका निर्माण किसी हम एक हित के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक होता है। सामान्य जीवन में आता है कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनका जीवन सामान्य होता है, लगभग एक जैसा होता है। तभी तो हम पहचान पाते हैं किसी को देख के, उसके बातचीत से, उसके हुलिया से, कि ये किस एरिया से बिलोंग करता होगा, है ना। क्यों हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये किस एरिया से होगा, क्योंकि उसका कपड़ा, उसका पहनावा ओढ़ावा, उसकी बातचीत, उसका टोन, ये हमें बता देता है कि किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, तो सामान्य जीवन होता है, इसीलिए हम पहचान भी जाते हैं। आत्मनिर्भरता, ये क्या है कि समुदाय आत्मनिर्भर होता है। ठीक है, समुदाय कैसा होता है? आत्मनिर्भर होता है। वो अपनी सारी ज़रूरतों को खुद ही पूरा कर लेता है। समुदाय वो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि अपने आवश्यकताओं की सारी ज़रूरतों को वो खुद पूरा कर लेता है। आपके शहर में सब कुछ मिल जाता है ना आपको, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ कहीं जाना पड़ता है तब आप सामान लेके आते हैं। तो सारी ज़रूरतों को फुलफिल करता है। अनिवार्य सदस्यता, ठीक, देखिए जिस तरीके से समाज की सदस्यता अनिवार्य थी कि आप अगर जन्म लिए हैं तो किसी न किसी समाज के सदस्य होंगे, उसी तरीके से अगर आपने जन्म लिया है तो आप किसी न किसी समुदाय के सदस्य होंगे। यानी कि सदस्यता अनिवार्य होती है। किसी अन्य संगठन की बात करें तो उसमें सदस्यता अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप जन्म लिए हैं तो आप किसी न किसी परिवार के, आप किसी न किसी समुदाय के, आप किसी न किसी समाज के सदस्य होते हैं। ठीक, तो अनिवार्य सदस्यता। अब हम बात करेंगे एक इसमें अवधारणा है सीमावर्ती समुदाय की। ठीक है, कि सीमावर्ती समुदाय क्या है? सीमावर्ती समुदाय, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ अवधारणाएं ऐसी हैं कि उसको जो है हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। जैसे कि कुछ लक्षण तो समुदाय के पाए जाते हैं, लेकिन हम उन कुछ लक्षणों की वजह से उन्हें हम समुदाय नहीं कह सकते हैं। यानी कि कुछ लक्षण समुदाय के होते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। तो ये रहता है कि ये क्या समुदाय कहे जाएंगे? तो जिनमें कुछ लक्षण हैं और कुछ नहीं हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम सीमावर्ती समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमावर्ती समुदाय, बॉर्डरलाइन समुदाय हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो ये कॉन्सेप्ट मैकलम पेज ने दिया है। सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो मैकलम पेज ने दी है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना जान लीजिए कि इस अवधारणा को मैकलम पेज दिए हैं। बाकी इसमें जो है, जैसे बंदी गृह है, ये भी सीमावर्ती समुदाय में आता है। पड़ोस है, ये भी आता है। राज्य है, ये भी आता है। और आश्रम है, ये भी आता है। अब जो है हम इस पे बहुत सारी चर्चा करेंगे कि क्या जाति एक समुदाय है, क्या राज्य एक समुदाय है, क्या पड़ोस एक समुदाय है, क्या आश्रम एक समुदाय है। तो ये टॉपिक चूँकि बहुत बड़ा है, लेकिन चलिए फिर भी समझा देते हैं। चलिए ठीक है, देखिए बंदी गृह। बंदी गृह में क्या होता है? बंदी गृह का मतलब होता है जेल। ठीक है, हम जेल की बात करते हैं तो जेल का क्या होता है? यह व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनता है। जेल में कौन होता है? व्यक्ति ही तो होते हैं, तो व्यक्तियों का समूह होता है इसमें। सही बात है, सही है।
इसका एक निश्चित क्षेत्रफल होता है। सही बात है, होता है कि नहीं होता है? निश्चित क्षेत्रफल होता ही है। इसका एक नाम भी होता है। हाँ होता है, इसका विशिष्ट नाम भी होता है। और क्या होता है? मूर्त भी होता है, दिखाई भी देता है। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, तो फिर तो हम इसको कह सकते हैं ना समुदाय है, ये समुदाय माना जाएगा। तो फिर समाजशास्त्री क्यों नहीं मानते इसको समुदाय? क्योंकि इसमें इसका स्वतः विकास नहीं होता है। इसको तो बनाया जाता है ना अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए, कुछ लोगों को सुधारने के लिए। ये तो इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उसके लिए वो बनता है। लेकिन समुदाय का तो उद्देश्य व्यापक होता है, वो किसी एक चीज़ के लिए थोड़े ना बनता है। तो ये स्वतः विकास भी इसका नहीं होता है, और दूसरी चीज़ कि इसका उद्देश्य भी निश्चित होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? निश्चित होता है। तो इस तरीके से हम इसको समुदाय के श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। तो फिर किस श्रेणी में रखेंगे? सीमावर्ती समुदाय में। अब बात करते हैं पड़ोस की, कि क्या पड़ोस एक समुदाय है? तो देखिए, पड़ोस जो है व्यक्तियों से मिलकर बनता है। अभी मैं आप लोग को बताई थी कि व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इसका क्षेत्रफल भी होता है, इसमें हम की भावना भी पाई जाती है। तो फिर तो ये पक्का एकदम समुदाय ही होगा ना समुदाय। लेकिन नहीं, ये समुदाय वर्तमान में तो नहीं है। जब था तब था, वर्तमान में क्यों नहीं है? देखिए, स्वतः विकास होना चाहिए। तो पहले समुदाय पड़ोस का विकास स्वतः होता था, लेकिन अब तो पड़ोस को हम चुनते हैं ना, कि हम देखते हैं कि हमें जो है ये वाली कॉलोनी में शिफ्ट होना है या फिर ये वाली कॉलोनी में शिफ्ट होना है। हम जो है इसमें ये देखते हैं कि इस कॉलोनी में कैसे लोग रह रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कलर टाइप के लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं और निम्न वर्ग के अधिकारी रहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसमें साइंटिस्ट रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, उच्च वर्ग अधिकारी रहते हैं और सोशल वेलफेयर के काम करने वाले लोग रहते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं? हम यहाँ पे अपना फ्लैट नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे। हम क्या करेंगे? हम यहाँ लेंगे। फिर हम इसको टिक करते हैं। तो ये बताइए कि जब हम अपना पड़ोस खुद बना रहे हैं तो फिर ये समुदाय कैसे हुआ? इसका तो स्वतः विकास हो नहीं रहा है, ये तो हम चुन रहे हैं। वर्तमान में तो यही हो रहा है ना। और दूसरी चीज़ देखें इसके बारे में, तो हम की भावना। तो अब जब जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, तो अब तो स्थिति ये है कि इस फ्लैट में कोई रह रहा है, उसे यही नहीं पता कि यहाँ कौन रह रहा है, इसमें कौन सा परिवार रह रहा है, उसमें कितने सदस्य हैं, वो लोग क्या करते हैं। तो फिर हम की भावना कहाँ है? हम की भावना नहीं है। तो जब हम की भावना नहीं है तो पड़ोस को समुदाय कैसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो बस पड़ोस भी समुदाय नहीं, फिर क्या है? सीमावर्ती समुदाय है। क्यों सीमावर्ती समुदाय है? क्योंकि इसमें कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं समुदाय के। वैसे ही बात करते हैं राज्य कि राज्य क्या है? तो राज्य भी भैया एक इसका भी निश्चित क्षेत्रफल है कि नहीं? राज्य का एक निश्चित क्षेत्रफल है, इसके भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। ये भी मूर्त है, ये भी व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है, तो इसको भी तो हम समुदाय कह ही सकते हैं। इसका भी तो नाम होता है, एक विशिष्ट नाम इसका भी होता है। लेकिन हम इसे भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इसका भी विकास स्वतः नहीं होता है, ये तो जानबूझ के किया जाता है इसका विकास। अभी 2014 की बात है, 2014 में तेलंगाना राज्य का विकास किया गया ना, निर्माण किया गया था ना तेलंगाना राज्य का। तो और 2000 में 3 राज्य और बने थे, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड। तो जब हम देख रहे हैं अपनी आँखों से कि राज्यों का निर्माण हो रहा है, राज्यों का निर्माण किया जा रहा है, तो ये स्वतः विकास के तो लक्षण ही नहीं है फिर इसमें। तो जब लक्षण नहीं है स्वतः विकास के, तो फिर हम इसको समुदाय कैसे कहेंगे? और फिर इसके पास तो अपनी सरकार भी होती है। क्या समुदाय के पास अपनी सरकार होती है क्या? वो नियम कानून बनाते हैं? नहीं, ये तो संप्रभु भी होता है, ये तो अपने निर्णय खुद बनाता है और दूसरों पे मतलब उसको लागू भी करता है। क्या समुदाय के पास ये क्षमता है? नहीं है। तो जब ये सब अलग से इसके पास लक्षण पाए जा रहे हैं, इस जो कि समुदाय में नहीं पाए जा रहे हैं, तो फिर हम इसको समुदाय कैसे कह सकते हैं?
नहीं कह सकते हैं, तो ये नहीं है। तो फिर इसको नाम क्या दिया जाए? तो इसके लिए जो है ना, मैं कह रहा हूँ पेज नाम देते हैं महासमिति। राज्य को क्या कहते हैं? वो राज्य को महासमिति कहते हैं। इन सबको नाम क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि इनको हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है किसी उद्देश्य के लिए बने हैं और जो है संप्रभु हैं या फिर इनके पास सरकार है। इसमें बहुत सारी विशेषताएं नहीं पाई जा रही है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए हमें इसको नाम देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन राज्य एक बड़ी अवधारणा है और ये बहुत सारे काम कर रहे हैं, कुछ ही निश्चित उद्देश्य के लिए बने भी हैं, जैसे कि राजनीतिक उद्देश्य। तो इसीलिए इसको मैं कायम पेज महासमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासमिति बोलते हैं। यानी कि सीमावर्ती समुदाय की अवधारणा भी मैकान पेज देते हैं और राज्य को महासमिति भी मैकान पेज ही कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम आश्रम की चर्चा करते हैं। आश्रम भी, कोई भी आश्रम हो, चाहे वृद्धा आश्रम हो और या फिर कोई सेवा के लिए आश्रम बना हो या फिर वहाँ पे किसी भी तरीके से साधु संतों जैसा भी, तो क्या है कि ये व्यक्तियों के समूह से मिलकर बना है। उस आश्रम का एक नाम भी है, वो आश्रम हमें दिखाई भी देता है। उस आश्रम का जो है क्या कहते हैं, एक और विशेषता इसमें क्या जोड़ सकते हैं कि उस आश्रम में जो लोग रहते हैं उनमें हम की भावना भी है, सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये भी नहीं है समुदाय। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका स्वतः विकास नहीं हुआ है। ठीक है, इसका स्वतः विकास नहीं हुआ है। इसका उद्देश्य भी निश्चित है कि किसके लिए बना है, क्यों बना है। तो निश्चित उद्देश्य होने की वजह से ये समुदाय नहीं रह गया ना। समुदाय का उद्देश्य कोई निश्चित थोड़े ना है, उसका उद्देश्य तो व्यापक है, उसके उद्देश्य तो बहुत सारे हैं। तो इसलिए ये भी समुदाय नहीं है। तो भैया समुदाय है कौन तब? अब हम इसको दो भाग में बांट लें कि किसको हम समुदाय कहेंगे और किसको हम समुदाय नहीं कहेंगे। तो हम जो है दो चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, जिसको हम समुदाय और सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। तो देखिए दो चीज़ें इसमें कौन कौन सी हैं। तो ये है समुदाय, ठीक है, ये है समुदाय और ये है सीमावर्ती समुदाय। और ये है सीमावर्ती समुदाय। ठीक, सीमावर्ती समुदाय। समुदाय ये क्या है? समुदाय है। ये क्या है? सीमावर्ती समुदाय है। ठीक, तो इसमें क्या आता है? इसमें जनजाति आते हैं, जत्था जो कि एक निश्चित क्षेत्रफल पे काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनमें हम की भावना है, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उसी क्षेत्र में रह के कर रहे हैं, उनको हम कह सकते हैं। खाना बदोशी जो कि क्षेत्र एक ही क्षेत्र में रहते हैं। खाना बदोशी का मतलब जो खाना के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल एक ही रहता है। जब यहाँ पे इनकी मतलब खाने पीने की व्यवस्था इन्हें लगता है इन्हें कमी होने लगी, ज़मीन जो है वो उतना उर्वर नहीं रहा, संसाधन कम हो रहे हैं, तो फिर यहाँ ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेकिन ये अपने एक निश्चित क्षेत्रफल पे ही रहते हैं। तो ये खाना बदोशी भी समुदाय में आते हैं। आदिम गांव जो कि आज भी आधुनिक जीवन से संपर्क नहीं कर पा रहा है, आज भी आधुनिक सुख सुविधाओं का भोग नहीं कर रहा है, आज भी उसके पास संपर्क के साधन, संचार के साधनों का अभाव है, तो ऐसे गांव भी आज भी समुदाय के रूप में पाए जा रहे हैं। ठीक, सीमावर्ती समुदाय में कौन कौन से आएंगे? तो परिवार आएगा, क्योंकि कुछ लक्षण पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। जाति आएगा, पड़ोस आएगा और राज्य आएगा। देखिए मैं आप लोग को ये भी बता दूं जाति को लेके कि जाति जो है किस तरीके से इसमें समुदाय के लक्षण पाए जा रहे हैं। तो देखिए जाति जो है वो व्यक्तियों के समूह से ही तो मिलके बनता है। जाति कैसे बनता है? व्यक्तियों के समूह से बनता है। जाति का एक विशिष्ट नाम होता है कि नहीं होता है? होता है। और फिर उसके व्यापक उद्देश्य भी होते हैं,
है, ये भी बात सही है। तो फिर हम इसको क्यों नहीं मान लेते हैं कि ये समुदाय है? क्योंकि जाति के अंदर निश्चित क्षेत्रफल नहीं पाया जाता है। क्या एक जाति के लोग एक ही जगह रहते हैं क्या? वो तो चारों तरफ फैले रहते हैं, पूरे देश भर में फैले हुए हैं। तो निश्चित क्षेत्रफल का अभाव होता है, इसलिए हम इसको समुदाय नहीं कहते हैं। लेकिन दो ऐसे थिंकर्स हैं जो इसको समुदाय मानते हैं। एक है एम.एन. श्रीनिवास, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है एम.एन. श्रीनिवास और दूसरे हैं एस.सी. दुबे। ठीक है, एक है एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. दुबे। ये दोनों लोग जाति को समुदाय मानते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग कि मैकायरम पे जाति को सीमावर्ती समुदाय कहते हैं, लेकिन एम.एन. श्रीनिवास और ए.सी. दुबे इन दोनों लोगों ने जाति को समुदाय माना है। ठीक, तो आप लोग को ये पूरा हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि हमने चीज़ों को काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। सारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, आप लोगों को चीज़ें याद भी हुई होंगी। तो क्लास आज हम लोग यहीं पे क्लास को फिनिश करते हैं और कल फिर मिलेंगे, इसी समुदाय के टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे और इसके हम लोग प्रकार के बारे में जानेंगे। समुदाय चैप्टर कोई बहुत बड़ा नहीं है। अभी हम लोग चूँकि समाज आप लोग पढ़ चुके हैं, तो समाज और समुदाय के अंतर से क्वेश्चन आता है, तो हम उसको बताएंगे। और फिर दो प्रकार के समुदाय, तो उसकी हम विशेषता और अवधारणा, उसकी जो भी अर्थ है, ये सब के साथ हम कल आप लोग के सामने आएंगे। तो ठीक है, क्लास आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्लास अगर पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट भी करिए। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें और भी अच्छा करने की इच्छा होती है, तो एक ताकत, एक जोश आता है। तो इसलिए आप लोग कमेंट भी ज़रूर करिए अगर आप लोग को क्लास पसंद आती है। ठीक है क्लास, ओके, बाय।